हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसबी पर एक नई वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर देखेंगे एमपीएसआई की वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है और जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन बेस पर ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आपको यहाँ पर रूल बुक वाले ऑप्शन के ऊपर जाना रहता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको XYZ यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक जानकारी के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एमपीएसआई के बारे में समझ लेते हैं कि आपका जो आवेदन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। 27/10/2025 से आपका आवेदन प्रारंभ हो रहा है और इसके बाद में यहाँ पर 10/11/2025 तक लास्ट डेट रहेगी। संशोधन की डेट की बात करें तो 27/10/2025 रहेगी और इसके बाद में यहाँ पर संशोधन की अंतिम जो लास्ट डेट रहती है वो रहेगी 15/11/2025। अब इसके बाद में जो एग्जाम का समय दिनांक वगैरह सब कुछ दिया गया है, 9/1/2026 से आपका एग्जाम चालू होगा। अलग अलग सेगमेंट में होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम चलता रहता है। तो चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। अब देखिए, जो पीबी की फीस रहती है और पुलिस विभाग की फीस रहती है, इन दोनों के बारे में थोड़ा समझ लेना है। अभी क्या है, ये लेटेस्ट जो अपडेट आया है तो इसमें थोड़ा सा आपका फीस वगैरह भी थोड़ा सा अलग रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे ईएसबी की जो फीस रहती है, परीक्षा शुल्क कितना दिया गया है यहाँ पर जनरल वालों के लिए 500 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250। ठीक है, ये तो आपकी फीस हो गई। यहाँ पर एक प्रोसेसिंग फीस अलग से ली जा रही है। कौन ले रहा है? पुलिस विभाग की तरफ से लिया जा रहा है उनकी सारी प्रोसेसिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जनरल के लिए 200 रुपए और जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपए। बाकी का एमपी ऑनलाइन पोर्टल चार्ज वगैरह सब कुछ यहाँ अलग रहता है। अब देखिए, जो परीक्षा के दिनांक के बारे में पूरी आपको समझ लेना है। तो 9/1/2025 से आपकी जो है परीक्षा चालू हो रही, 2 पाली में एग्जाम होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका अभ्यर्थी का रिपोर्टिंग टाइम, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा वो अलग रहता है। जो आपका परीक्षा का टाइम रहता है, टाइम टेबल पूरा यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम का पूरा शेड्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो आपकी जो पोस्ट दी गई है वो अलग अलग कोड के अनुसार दी गई है। तो यहाँ पर आपको सूबेदार की जो पोस्ट है वो कोड 1 पर एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसको कितना कितना रिजर्वेशन मिला है, टोटल पोस्ट कितनी है, ये सब आप यहाँ पर इस टेबल के अनुसार देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो और यहाँ पर जानकारियां मिल जाएगी। यहाँ पर आपके सामने लिखा है उप निरीक्षक पोस्ट कोड 2। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल और इसकी भी यहाँ पर देख सकते हैं पूरा टेबल आपके सामने दिया गया है, कितनी कितनी पोस्ट है। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने उप निरीक्षक को पोस्ट कोड 3, सामान्य ड्यूटी और विशेष सशस्त्र बल के अलावा, तो यहाँ पर भी इसमें भी आपको यहाँ पर पूरा टेबल वगैरह देखने को मिल जाएगा। सशस्त्र बल का कितना क्या है, यहाँ पर रिजर्वेशन कितना दिया गया, टोटल पोस्ट कितनी दी गई है, ये तमाम पूरी जानकारी टेबल के अनुसार आपको देखने को मिल जाएगी। जो तीनों पोस्ट दी गई है उनका वेतनमान क्या रहेगा वो आपको समझ लेना है। सूबेदार की बात करें तो यहाँ पर लेवल इसमें दिया गया है 36,200 से 1,14,800 तक। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर उप निरीक्षक की बात करें तो इसमें सामान्य ड्यूटी और विशेष सशस्त्र बल दोनों को मिला करके एक जैसे इसमें जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर लेवल 9 और इसमें 36,200 से लेकर 1,14,800 तक की इसमें भी वेतनमान रहेगा। इसके बाद में उप निरीक्षक की बात करें तो यहाँ पर सामान्य ड्यूटी और विशेष सशस्त्र बल के अलावा तो इसमें भी सेम वैसा का वैसा ही दिया, 36,200 से लेकर के 1,14,800 तक का ही इसमें वेतनमान दिया गया है। देखिए, अगर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो अदर स्टेट वाले भी फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें अस्थायी आपका आदिवासी डोमिसाइल नहीं है तो सिर्फ आपके पास यहाँ पर अनारक्षित श्रेणी से ही आपको फॉर्म भरना रहेगा। आपका आरक्षित जो प्रोसेस रहती है, जैसे आरक्षण रहता है मध्य प्रदेश के जितनी भी श्रेणियां हैं उन सभी को अपने अपने आरक्षण के अनुसार यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप अदर स्टेट वाले हैं, आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो आप यहाँ पर आरक्षण नहीं ले सकते। उसमें सिर्फ आपको जनरल श्रेणी से ही फॉर्म भरना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी श्रेणी में क्यों ना हो। यहाँ पर चलिए इसके बाद में इसकी जो जानकारियां वो समझ लेते हैं। अब देखिए, इस वैकेंसी का सबसे अहम पॉइंट होता है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम। तो पद का नाम में सबसे पहले उप निरीक्षक, सामान्य ड्यूटी, विशेष सशस्त्र बल के अलावा यहाँ पर महिला उप निरीक्षक को भी इसमें सम्मिलित करते हुए इसमें यहाँ पर जो जानकारियां दी गई है विहित शैक्षणिक अर्हता की बात करें, इसमें यहाँ पर दिया गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन है, किसी भी कोर्स से आपने किया है, बीए बीएससी किसी भी, उससे आपके पास ग्रेजुएशन कोर्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे उप निरीक्षक में भी सेम वैसा ही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर सूबेदार की बात करें इसमें भी सेम वैसा ही रहेगा।
मतलब आपके पास अगर ग्रेजुएशन कोर्स है तो आप तीनों ही पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो, और इसमें अलग से कुछ नहीं मांगा गया, बस यही आपके पास ग्रेजुएशन हो तो आप यहाँ पर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे इसमें एक और जानकारियां दी गई है, ये आपकी आयु से संबंधित है, इसमें पूरा चार्ट दिया गया किसके लिए कितना कितना है, तो वो देख सकते। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अनारक्षित श्रेणी के लिए 33 वर्ष की उम्र होना चाहिए। पुरुष की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के आरक्षित वर्ग के रूप में अगर कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं तो इसमें भी 33 वर्ष। यहाँ पर आदिवासी या सभी प्रकार से कोई हो, महिला पुरुष दोनों, तो उसमें भी 33 वर्ष। तो यहाँ पर यह टेबल दी गई है, सभी का अलग अलग दिया गया है, तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को कलेक्ट कर सकते हैं। हम मेन जानकारी को पढ़ रहे हैं, जो जो समस्या हमको आती है ज्यादा फॉर्म भरने में, तब तो वो सारी जानकारी हम यहाँ पर देख सकते। देखिए देखिए यहाँ पर आपके सामने एक पॉइंट दिया गया है संतान के संबंध में, ये सबके लिए जरूरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो कोई भी उम्मीदवार जिसकी 2 या उससे अधिक संतान है, जिसमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, किसी भी सेवा या फिर पद में नियुक्ति के लिए पात्रता नहीं होगा। लेकिन इसमें एक और, परंतु ऐसे अभ्यर्थी निर्हित नहीं होगा यदि एक संतान जीवित रहते आगामी प्रसव में 2 या 2 से अधिक संतानों का जन्म हो जाता है, तो मतलब होता है जुड़वा बच्चे अगर एक साथ हो गए तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। चलिए इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपको समझ लेगा। मेन पॉइंट हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पर मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब देखिए परीक्षा की बात करें तो आपकी जो एग्जाम वो किस प्रकार से होगी। प्रथम चरण में आपका जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मतलब आप लिखित परीक्षा के अनुसार आप अपने एग्जाम को संपूर्ण करेंगे। नंबर 2, उसमें एक और जानकारी है, सेकंड जो चरण रहता है उसमें आपकी मुख्य परीक्षा भी होगी, 2 परीक्षा होती है इसमें, है ना। और इसके बाद में आपकी शारीरिक फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद में आपका एक साक्षात्कार भी होता है। साक्षात्कार में 50 अंक रहेंगे, उस 50 अंक में से आपको कुछ नंबर लाने रहते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे शारीरिक दक्षता की बात करें तो इसमें 800 मीटर की दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद, ऊंची कूद, इस प्रकार से ये सब भी आपको यहाँ पर प्रमाणीकरण करना रहेगा, तभी आप यहाँ पर सिलेक्शन इसमें ले सकते। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।